हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं आज का टॉपिक वो है डीएनए अंगुली छापी, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि अनुषंगी डीएनए किसे कहते हैं, साथ जिसको अंग्रेजी में सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, वीएनटीआर क्या होता है, साथ में रिपीटेटिव डीएनए यानी पुनरावृत्त डीएनए के बारे में हमने डिटेल में समझा। अब आज के टॉपिक को समझते हैं कि डीएनए प्रिंटिंग के स्टेप्स यानी चरण कौन कौन से होते हैं और ये प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो देर न करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात होती है किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। इस तकनीक को बनाने वाले या जिसने इजाद की वो थे कौन, एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज वो वैज्ञानिक थे जिन्हें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पितामह यानी फादर कहा जाता है। साथ में इस तकनीक को बेहतरीन ढंग से भारत में लाने वाले वैज्ञानिक थे श्री लालजी सिंह। लालजी सिंह को इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर कहा जाता है। अब तो हमने समझा कि किन लोगों ने इस तकनीक को लाया। अब हम बात करते हैं कि इसके चरण कौन कौन से हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता क्यों हुई। बात होती है कि जब कहीं पे क्राइम होता है, किसी व्यक्ति का मर्डर हो रहा है, अब वो मर्डर के उस स्थान पे, क्योंकि जिसने मर्डर किया था वो तो चला गया, अब वहाँ पे जिसने मारा उसके कौन कौन से अवशेष बचे हैं और कैसे उस इंसान की शिनाख्त हो, किसका मर्डर किसने किया। तो जब मर्डर हुआ होगा तो हो सकता है हाथापाई हो, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वह उसके बाल को नोच सकता है, नाखूनों से उसके त्वचा टिश्यू को नोच सकता है। तो ये माना जा सकता है कि दो या एक दूसरे के ऊपर अटैक करे तो हो सके उसका भी खून गिरा हो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो सैंपल जो चाहिए वो क्राइम सीन से वो हो सकता है क्या कि जैसे खून मिलना या फिर बाल पुटक, बाल के नीचे जो कोशिका होती है वो मिल जाए, क्योंकि बाल किससे होते हैं, एक प्रोटीन का होता है, केराटिन प्रोटीन का, नीचे कोशिका होती है वो मिल जाए, त्वचा की कोशिका मिल जाए, हड्डी का कोई भाग मिल जाए या लार मिल जाए, सलाइवा मिल जाए, और साथ में शुक्राणु। शुक्राणु तब ज़रूरत होती है जब किसी स्त्री गर्ल्स के साथ गलत हुए हों तो वहाँ पे उसके सीमेन यानी शुक्राणु यानी वीर्य से शुक्राणु लेके उसके डीएनए को अलग करते हैं। अब सैंपल तो ले लिए क्राइम सीन से, अब होता क्या है, अब उसके चरण क्या है, इसको आगे समझते हैं। बात होती है जो पहला स्टेप है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है वो है डीएनए का विलगन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। होता क्या है कि क्राइम सीन से मिले सैंपल, इसमें से जो हमने अभी डिस्कस किया, कोई एक चीज़ हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, इनमें से जो चीज़ मिल गया, साथ में क्या करते हैं, को एकत्रित कर सैंपल से डीएनए को बाहर निकालते हैं। सैंपल यानी मान सकते हैं कि खून मिला, जो इंसान मरा हुआ था, विक्टिम था, उसके खून से मैच नहीं करा वो खून, यानी वह खून उस व्यक्ति का है जिसने उसका मर्डर किया। उस खून से हमने क्या लिखा, WBC लिया, क्योंकि RBC लाल रुधिर कणिकाओं में डीएनए नहीं पाया जाता। तो WBC से क्या करेंगे, हम उस कोशिका के बाहर की जो कोशिका कला है, केंद्र कला है, उसको डिसॉल्व कर देंगे, हटा देंगे, और उससे हम क्या अलग कर लेंगे, डीएनए अलग करेंगे। साथ में हम प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए को पचाने वाले एंजाइम्स आरएनएज का प्रयोग करते हैं और डीएनए को अलग कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, कोशिका लिया, कोशिका से डीएनए बाहर कर लिया, बाकी कोशिका को हमने हटा दिया। अब उस डीएनए का हम करेंगे क्या, अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। डीएनए अलग हो गया, अगला जो स्टेप होता है आरई एंजाइम से डीएनए काटना। अब यहाँ से थोड़ी सी बात हो जाती है किसकी, आरई एंजाइम की, जिसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं, या हिंदी में कहे तो प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये आरई एंजाइम का कार्य क्या होता है, आरई एंजाइम का कार्य होता है कि वह डीएनए को काटे, जैसे दर्जी कपड़े को काटता है कैंची से, उसी तरीके से आरई एंजाइम क्या करता है, डीएनए को एक विशेष स्थान पे काटता है। इसीलिए आरई एंजाइम को क्या कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है।
मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ये एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है कि आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो आणविक कैंची कहा जाता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का। अब ये आरई क्या करता है, जो आपने डीएनए अलग किया था उस डीएनए को ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, एंजाइम की सहायता से हम काट लेते हैं। काटते क्यों हैं, क्योंकि डीएनए का टुकड़ा बहुत बड़ा होता है, मीटर्स, कई मीटर्स के होते हैं, 2-3 मीटर्स के, तो उनको क्या करते हैं हम छोटे छोटे पीसों में काट देते हैं। तो उन छोटे छोटे खंडों में काटने के लिए हम आरई एंजाइम का कार्य करते हैं। ये आरई एंजाइम क्या करता है, डीएनए को एक विशेष खंडों पे काटता है। क्यों, क्योंकि वो उन खंडों की पहचान करता है और उस खंडों को पहचान करके क्या करता है, उस डीएनए को काटेगा। अब यहाँ तक हम समझ लिए क्या किया हमने, पहले डीएनए को बाहर निकाल लिया, फिर आरई एंजाइम से उस डीएनए को काट दिया। जो आरई एंजाइम डीएनए को उन स्थान पे काटते हैं जिसमें लघु अनुषंगी डीएनए, मिनी सेटेलाइट डीएनए मिल जाएं। अब हम बात करते हैं किसकी, मिनी सेटेलाइट डीएनए की। तो थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब 10 या 10 से अधिक बेस पेयर हों और वो बार बार क्या कर रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। और वो भी क्या होता है, मिनी सेटेलाइट, यानी 10 बेस पेयर क्षार युग्म जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो, वो कहलाते हैं मिनी सेटेलाइट डीएनए। वो अब डीएनए को हमने काट के किससे, आरई एंजाइम से अलग कर लिया। यहाँ तक तो प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। अब हम तीसरे स्टेप पे आते हैं, अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जेल माने समझ गए कोई लिक्विड फॉर्म, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो यानी यहाँ बिजली का काम होगा, और फोरेसिस माने क्या होगा, उस चीज़ के इलेक्ट्रिक के द्वारा कोई चीज़ सेपरेट करना, अलग करना। फिगर में देखिएगा, ये क्या है, एक ट्रे है, इस ट्रे में हमने एक लिक्विड भरा, वो लिक्विड कौन सा है, एगारोज जेल, इसमें लिक्विड भर दिया। अब इस लिक्विड में जो डीएनए हमने काट के आरई एंजाइम से अलग किए थे, उसको एक सिरे पे किनारे की तरफ क्या कर देते हैं, हम डीएनए को डाल देते हैं। और डीएनए को डालेंगे तो उसमें हम क्या डालेंगे, उस इंसान के डीएनए को डालेंगे जो सैंपल हमको वहाँ पे मिला। साथ में हम क्या करेंगे, उस इंसान के भी डीएनए को डालेंगे कि जहाँ पे हमको कोई इंसान है उसके जिसके ऊपर हमको शक है, उसके भी डीएनए को डाल सकते हैं। तो अभी मान के चलते हैं कि हमने विक्टिम के डीएनए को लिया और विक्टिम के नहीं, जो क्राइम सीन पे हमको डीएनए मिला उसको ले लिया। डीएनए को हमने छोटे खंडों में काट दिया है पहले ही आरई एंजाइम से। अब उसको इस प्लेट के खानों में हमने डाल दिया। अब क्या होगा कि एक सिरे को हम क्या करेंगे, धनायन से जोड़ देंगे, जिसको हम कह सकते हैं बैटरी के धन सिरे से, धनावेशित सिरे से, और दूसरा जो प्लेट का सिरा होगा वह क्या होगा, धनावेशित होगा, और ये वाला सिरा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। कारण क्या है, इसको हम समझते हैं। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, इसमें फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट समूह। तो फॉस्फेट समूह के वजह से वो ऋणावेशित होता है। तो जब प्लेट के उस तरफ क्या होता है, धनावेश होता है, तो डीएनए के जो छोटे छोटे खंड हैं वो क्या करते हैं, धनावेश की तरफ, धनात्मक सिरे की तरफ खिसकते चले जाते हैं जेल में, क्योंकि वो तैरते तैरते धीरे धीरे जो जितना बड़ा टुकड़ा होगा वो धीरे रहेगा, और जो छोटे टुकड़े रहेंगे डीएनए के, हल्के रहेंगे, तो वो धनावेशित सिरे के और काफ़ी आगे तक चले जाएंगे। तो इस तरीके से डीएनए के छोटे और बड़े खंड इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। थोड़ा यहाँ हम समझते हैं। अब इन डीएनए खंडों को अलग करने के लिए इन्हें एगारोज जेल से भरे प्लेट में डाल देते हैं। हमने डीएनए लिया, उसको उस प्लेट में डाल दिया, प्लेट के सिरों से विद्युत से जोड़ देते हैं। उसको हम बैटरी से या डायरेक्ट करंट से जोड़ देंगे बहुत कम वोल्टेज पे, और डीएनए जिधर रखेंगे उधर क्या रखेंगे, ऋणावेश, और डीएनए के अपोजिट क्या होगा, धनावेश। अब क्या होगा, डीएनए खंड ऋणावेशित होने के कारण वे धनात्मक सिरे की ओर धीरे धीरे जेल में तैरते हुए आगे चले जाते हैं। तो डीएनए क्या है, ऋणावेशित है,
क्यों ऋणावेशित है? क्योंकि इनके पास फास्फेट समूह होता है जिसकी वजह से ये मूव करते हुए आगे चले जाएंगे। अब डीएनए क्या हो गया, जो छोटे खंड है वो आगे रहेंगे, जो बड़े खंड भारी हैं वह थोड़ा ही आगे जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। इस तरीके से डीएनए को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह है कि उन डीएनए खंडों को स्थायी रूप से हम अलग नहीं कर सकते। अगर ये ट्रे हिल गई, थोड़ी भी इधर उधर ले गए, तो ये डीएनए अपने स्थान से हिल सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि उनकी जो स्थान है वो फिक्स रहे, इससे बचने के लिए फिर आगे एक नए स्टेप को फिर किया जाता है। वो क्या है, थोड़ा और समझ लेते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अब इसमें क्षारीय रसायन एल्कलाइन केमिकल डालकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो डीएनए क्या होता है, दो श्रृंखलाओं से मिला होता है, इस तरीके से अब इस डीएनए में हम क्या डाल देते हैं, क्षारीय रसायन, कोई क्षारीय एल्कलाइन केमिकल डाल देंगे। वो क्या करेगा, इस द्विकुंडलित डीएनए को, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तोड़ के अलग कर देगा। जैसे ये आप डीएनए देख रहे हैं, ये क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो दोनों श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं। तो अब इन श्रृंखलाओं को क्या कहेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एकल श्रृंखला वाला डीएनए कहेंगे। अब ये तो अलग हो गए। अब ये हमने अभी समझा कि इस जेल में डीएनए को रोके रहना मुश्किल है, क्योंकि अगर ट्रे हिल गई तो डीएनए इधर उधर खिसक सकते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं, उसको हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। सदर्न एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया सदर्न ब्लॉटिंग। होता क्या है कि जो ट्रे है, जो जेल की, जिस पे डीएनए फिक्स हो गए हैं एक निश्चित स्थान पे, अब क्या करना है, अब इस पृथक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्थान को फिक्स करने के लिए नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पेपर पर स्थानांतरित करते हैं। अब वो ट्रे है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे मूव हो गए हैं, हमने क्या लिया, नाइट्रोसेलुलोज पेपर ले लिया या फिर नायलॉन पेपर ले लिया। उसको उस जेल पे, माना ये प्लेट है, इसमें डीएनए अलग अलग हैं, हमने पेपर लिया नाइट्रोसेलुलोज पेपर, उसको उस जेल पे इस तरीके से रख दिया। जैसे रख देंगे वो डीएनए क्या होंगे, इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे चिपक जाएंगे, और जैसे चिपक जाएंगे तो इस पेपर को हम हटा देंगे। अब जैसे हटाए तो हर डीएनए एक निश्चित स्थान पे उस पेपर पे चिपक गए। अब वो उस पेपर से आगे पीछे हिल नहीं सकते, क्योंकि जेल में तो वो आगे पीछे हिल जाते, डिस्टर्ब हो जाता पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इस तकनीक को, यानी जो डीएनए है उसको पेपर पे लाने की जो तकनीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, इस प्रक्रिया को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं। जो अगली प्रक्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को से हम कैसे एक्सरे फिल्म बनाते हैं। होता क्या है, संकरण, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डीएनए के छोटे छोटे खंड आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इन नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब को डालते हैं। क्या डाल देंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर मिल गए, उसमें डीएनए के छोटे छोटे खंड हैं। अब क्या करना है, इसमें रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब, ये रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब क्या होते हैं, यहाँ थोड़ा हम समझते हैं। यहाँ होता क्या है कि जो डीएनए है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है। क्यों, क्योंकि वो क्षारीय रसायन हमने डाल दिया था, तो दोनों श्रृंखलाएं डीएनए की क्या हो गई, अलग हो गई हैं। अब अलग हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, उस जो श्रृंखला है उसकी पूरक एक श्रृंखला बनाएंगे। वो कैसी बनाएंगे, रेडियो एक्टिव बनाएंगे। तो एक कृत्रिम डीएनए हम बनाएंगे जो कि क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। लेकिन कैसे होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। वह भी क्या होगा, इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यानी एकल श्रृंखला से बना हुआ होगा। उस डीएनए में केवल एक श्रृंखला होगी, और जो भी नाइट्रोजनस बेस इस श्रृंखला में हैं सभी, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम प्रोब कहते हैं। यानी डीएनए के वे खंड जो रेडियो एक्टिव हों, कृत्रिम तरीके से बनाए जा रहे हैं, और वो एक क्या करेंगे, पूरक डीएनए का काम करते हैं, उसी को हम डीएनए प्रोब कहते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे हम प्रोब डालेंगे तो जो प्रोब उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के पूरक होंगे
तो उससे मिलकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेंगे। जो हम नाइट्रोजनस जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसमें हमने जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो फिक्स हैं उनमें हम क्या डाल देंगे, ये प्रोब वाला डीएनए जैसे डाल देंगे, वो क्या करेंगे, जो उनके खांचे में फिट बैठेगा उस डीएनए से वो क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जैसे चिपकेंगे वो क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि एक तो नाइट्रोजन सेलुलोज पेपर पे है वो नॉर्मल है, दूसरा रेडियो एक्टिव है, तो दोनों ऐसे चिपक जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। किस तरीके से कि जैसे एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, थाइमिन, और ग्वानिन के साथ क्या जुड़ता है, साइटोसिन, तो उस तरीके से पूरक हो जाएंगे। अब क्या होगा आगे, यहाँ पे हम थोड़ा वीएनटीआर प्रोब को समझ लेते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के वे खंड जिसमें एक निश्चित अनुक्रम में कई बार पुनरावृत्ति होते हैं। तो वीएनटीआर प्रोब क्या होते हैं, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और वीएनटीआर की तरह क्या होता है, बार बार क्षार के जो क्रम होते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होगी तो वो वीएनटीआर नहीं कहलाएंगे। तो और साथ में ये जो डीएनए प्रोब होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। तो अब नाइट्रोजनस सेलुलोज पेपर पे क्या मिला है, एक श्रृंखला कैसी है, नॉर्मल है, सामान्य है, और लेकिन जो उसकी डीएनए की दूसरी श्रृंखला है वो क्या है, रेडियो एक्टिव श्रृंखला है। अब उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ आगे क्या करेंगे इसको समझते हैं। फिर बात आती है किसकी, स्विकरणीय चित्रण, ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम क्या करेंगे, अब इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर को एक्सरे फिल्म के पास ले जाएंगे। जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है जिसमें डीएनए भी है, साथ में रेडियो एक्टिव दूसरी श्रृंखला है जिसको हम डीएनए प्रोब कहें, वो भी उसमें जुड़ी हुई है, उसको हम एक्सरे फिल्म के पास ले गए। अब वो एक्सरे फिल्म और पेपर को ऐसे रख दिया। अब थोड़े समय बाद जब रख देंगे तो उस जो रेडियो एक्टिव डीएनए है उससे क्या निकलेंगे, रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी, अल्फा बीटा गामा ये किरणें निकलेंगी। वो क्या करेंगी, एक्सरे फिल्म को प्रभावित करेंगी। अब क्या होगा, थोड़े समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकली विकिरण किरणें एक्सरे फिल्म पर एक पैटर्न बना लेंगी, और जो एक्सरे फिल्म है उस पर वो जो विकिरण की किरणें हैं वो उस पर एक क्या बताएंगी, वो बताएंगी कि मैं एडेनिन हूँ, थाइमिन हूँ, ग्वानिन हूँ। वो एक क्रम उस एक्सरे फिल्म पे एक क्रम बनाते चले जाएंगे, अनुक्रम का एक एक्सरे किरणों का एक विकिरण से एक पैटर्न बन जाएगा, और जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि जो डीएनए हमको मिला है उसमें जो सीक्वेंस, जो अनुक्रम है वो किस तरीके से हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब क्या होगा, जिससे हमें डीएनए के पुनरावृत्ति खंड वीएनटीआर का अनुक्रम का पता चल जाता है, और हमको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से उसमें डीएनए के अनुक्रम आपस में जुड़े हुए हैं, जो बेस पेयर हैं उनकी पुनरावृत्ति कितने बार हो रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो व्यक्तियों के जो वीएनटीआर होंगे वो क्या होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति अलग अलग होती है। जैसे कोई ए व्यक्ति है तो उसमें कोई डीएनए जो है वो क्या है, 4 बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है, और दूसरे में वही खंड कितने बार हो सकते हैं, 6 बार हो सकते हैं, 10 बार हो सकते हैं। कभी भी दो व्यक्तियों के वीएनटीआर एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ कंडीशंस है उसको हम नीचे समझेंगे। अब क्या हो जाएगी, अब क्या होता है कि हमको पता चल गया, अब हमको ये पता चल गया जो हमको सैंपल मिला था उसमें इस क्रोमोसोम के वीएनटीआर का ये क्रम है। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है। मान लीजिएगा ये क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला उसका उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिया, उस पर 2 सस्पेक्ट थे, उनकी वो लिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, उसी क्रोमोसोम के उसी खंड के वीएनटीआर का सैंपल लिया। तो देखा क्या गया कि जो क्राइम सीन पे जिस क्रोमोसोम पे देखिएगा येलो में और रेड में कि जो वीएनटीआर जो छोटे छोटे खाने हैं वो क्या हैं, वो वीएनटीआर हैं, या कह सकते हैं पुनरावृत्त खंड है, वो कितने बार वो खंड रिपीट हो रहे हैं। तो उसमें जो ऊपर 2 व्यक्ति थे बी सी, उससे इसके सैंपल किससे मैच होते हैं, तो जिससे मैच हो जाएगा इस जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला है वही उस व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति रहेगा, यानी मर्डरर मिल जाएगा कि उसी व्यक्ति ने उसकी क्या कर दी है, हत्या कर दी है।
तो इस तरीके से हम आसानी से उस हत्यारे को या उस कोई इंसान गलत कर रहा है किसी औरत के साथ तो उसको हम पकड़ सकते हैं। अब थोड़ी सी और बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या अंगुली छापी में एक युग्मनज मोनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चों में अंतर नहीं कर पाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ एक शब्द आ रही है किसकी, एक युग्मनज। अब मोनोजाइगोटिक क्या होते हैं? होता क्या है कि जब शुक्राणु और अंडाणु माँ के गर्भाशय में मिलते हैं तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, युग्मनज, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट आगे चल के विभाजन करके एक बच्चे के रूप में बदल जाता है। लेकिन अब युग्मनज तो आप समझ गए, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी अचानक एक घटनाएं घटती हैं यूट्रस में, या कहा जा सकता है ओवरी में। होता क्या है कि जो एम्ब्रियो है, जो युग्मनज है, वो ऐसे टूटता है कि उस जहाँ पे एक बच्चे बनने होते हैं वहाँ पे दो बच्चे बन जाते हैं। एक ही युग्मनज से दो बच्चे बन गए, जिसको हम कहते हैं जुड़वा बच्चे पैदा हुए। तो जब एक युग्मनज से दो बच्चे बनते हैं तो उनके लिंग समान होते हैं, या तो वो लड़का लड़का होंगे या तो लड़की लड़की होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो बन जाते हैं। एक ही युग्मनज से जब दो बच्चे बनते हैं तो जो दोनों के डीएनए होते हैं, जो उनके वीएनटीआर होते हैं, जो डीएनए होते हैं, जो उनके सीक्वेंस होते हैं वीएनटीआर के, वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसमें विभेद नहीं कर पाता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो मोनोजाइगोटिक बच्चे होते हैं उनके डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं समान होने के कारण उसमें अंतर नहीं बता सकता। वो दोनों ही क्या कहलाएंगे, सस्पेक्ट कहलाएंगे। तो ये रही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।